वह टहलते टहलते न मालूम किन निरुद्देश्य स्वप्नों की माया के फेर में पड़ा हुआ था कि अचानक चश्माधारी महाशय ने बेंच पर से पुकारते हुए कहा, अरे जनाब, कब तक टहलिएगा? अगर लेटना नहीं चाहते तो यहाँ पर बैठ तो जाइए। नींद तो अब आवेगी नहीं, इसलिए गाड़ी के आने तक गपशप ही रहे। महाशय जी पहले ही काफी सो चुके थे, इसलिए अब नींद नहीं आ रही थी। महेंद्र मुस्कराता हुआ उनके पास अपने सूटकेस के ऊपर बैठ गया। महाशय जी ने कहा, आप दिल्ली में कहीं मुलाजिम हैं? जी नहीं। तब आप क्या करते हैं? आप खद्दर पहने हैं? क्या आप राजनीतिज्ञ हैं? पहले था, अब नहीं के बराबर हूं। वह कैसे? इस प्रश्न के उत्तर में महेंद्र ने परम क्लांति का भाव दिखाते हुए कहा, अरे साहब, सुन के क्या कीजिएगा? व्यर्थ में आपके संस्कारों को आघात पहुंचेगा। इस चर्चा को हटाइए और किसी अच्छे विषय की चर्चा चलाइए। स्वभावत चश्माधारी का कौतूहल बढ़ा। उन्होंने आग्रह के साथ कहा, फिर भी जरा सुने तो सही। आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई? महेंद्र की सुप्त स्मृतियां तिलमिला उठी थीं। कनखियों से उसने देखा, प्राय अंधकार में बैठी हुई मायाविनी महिला का ध्यान उसी की ओर था। पल में उसके मानसिक चक्षुओं के आगे उसके सारे विगत जीवन के व्यर्थता के दुखद संस्मरणों की झांकी चित्रपट पर क्रम से परिवर्तित होने वाले चित्रों की तरह भासमान होने लगी। भाव के आवेश में आकर उसने कहा, अच्छा तो सुनिए। 11 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक की अवस्था तक गांधी के सिद्धांतों के पीछे पागल होकर, भूखों रहकर, पग-पग ठोकरें खाकर, समाज तथा परिवार की फटकारें सहकर, जीवन के सब सुखों को अपने ध्येय के लिए तिलांजलि देकर, राष्ट्रीय आदर्श को ब्रह्मतत्व से भी अधिक महत्व देकर सच्ची लगन से अपनी सारी आत्मा को निमज्जित करके देश का काम किया। 3 बार काफी अवधि के लिए जेल में सड़ता रहा, बार-बार पुलिस के डंडे सर पर पड़ते रहे। जमीन जायदाद कुर्क हो गई, माता-पिता अपनी कपूत संतान के कारण तबाह होकर मानसिक और शारीरिक पीड़ा की पराकाष्ठा भोग कर चल बसे, पत्नी तड़प कर अपने भाग्य को कोसती हुई मर गई। फिर भी मैं राष्ट्र से कल्याण के परम ध्येय को स्त्री, परिवार, आत्मा और परमात्मा से बहुत ऊंचा मानता हुआ सच्ची लगन से काम करता रहा। जब अंतिम बार जेलखाने में बंदी मियाद पूरी करने के बाद थकामांदा मन तथा शरीर से क्लिष्ट और क्लांत होकर मैं बाहर आया, तब एक एक करके उन स्नेही जनों की स्मृतियां मेरे मन में उदित होकर व्यक्त होने लगीं, जिनकी मैं सदा अवज्ञा करता आया था। अपनी पत्नी से मैंने जीवन में शायद 2 दिन भी घनिष्ठता से बातें न की होंगी। जब मैं बाहर रहता था तो उसके पत्र बराबर मेरे पास आते रहते थे और मैं सरसरी दृष्टि से पढ़कर अवज्ञा से फाड़ कर फेंक देता था। 1 या 2 बार से अधिक मैंने उसके पत्रों का उत्तर नहीं दिया और 2 बार जो उत्तर दिया था, वह भी 4 पंक्तियों में बिल्कुल रूखे सूखे ढंग से। अब जब मैं अपने को सारे संसार में अकेला, स्नेह तथा संवेदना से वंचित, असहाय तथा निरुपाय अनुभव करने लगा तो उसकी भोली भाली, सकरुण, स्नेह की वेदना से भरी सहज सलोनी मूर्ति प्रतिपल मेरी आंखों के आगे भासित होने लगी। उसके पत्रों में सरल शब्दों में वर्णित कातर व्याकुलता के हाहाकार की पुकार मानो मेरी स्मृति के अतुल गहवर में दीर्घ सुप्ति की घोर जड़ता के बाद अकस्मात जागृत होकर मेरे हृदय पर जलते हुए अंगारों के गोलों से आघात करने लगी। अपने जीवन में कभी किसी बात पर नहीं रोया था। माता पिता तथा पत्नी, किसी की मृत्यु पर आंसू की एक बूंद मेरी आंखों से न निकली थी। अब रह कर उन लोगों की याद में बिलख बिलख कर मैं बार बार रो पड़ता। मेरी स्नेहशील पतिपरायण पत्नी की करुण पुण्यछवि उज्ज्वल नक्षत्र की तरह मेरी आंखों के आगे स्पष्ट भासमान होने लगी। रह कर मेरा जी विकल हो उठता था और मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता जैसे मेरे हृदय में किसी के निष्कलंक सुकुमार प्राणों की पैशाचिक हत्या का अपराध पाषाणभार की तरह पड़ा हो। बहुत दिनों तक इस नृशंस अपराध की भयंकर अनुभूति का भूत मेरी आत्मा को अत्यंत निष्ठुरता से दबाता रहा। अब भी यह भौतिक आतंक कभी कभी मेरे मन में जागृत हो उठता है। फिर भी अब मैंने अपने मन को बहुत समझा लिया है और जीवन को एक नई दृष्टि से नए रूप में देखने लगा हूँ और साधारण से साधारण घटना भी कभी कभी मेरे मन में एक अलौकिक आनंद का आश्चर्य उत्पन्न करने लगती है। किसी स्त्री को देखते ही अब मेरे हृदय में एक श्रद्धापूर्ण उत्सुकता का भाव जाग पड़ता है। ऐसा मालूम होने लगता है जैसे अपने जीवन में पहले स्त्री को देखा भी न हो, अब पहली बार इस आनंददायिनी रहस्यमयी जाति के अस्तित्व का अनुभव मुझे हुआ हो। महेंद्र का लंबा लेक्चर समाप्त होते ही चश्माधारी सज्जन हा हा करके ठठाकर हंसते हुए बोले, आप भी बड़े मजे के आदमी हैं।
खूब, यह कहकर वह बेंच पर आराम से लेट गए और उन्होंने आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद वह जोरों से खर्राटे लेने लगे। एक लंबी सांस लेते हुए महेंद्र ने प्राय अंधकार में अस्पष्ट झलकती हुई गुलाबी साड़ी की ओर देखा। दो आंखों की मार्मिक दृष्टि से तीव्र मोहकता उस अर्ध अंधकार में भी विस्मित वेदना की उत्सुक उज्ज्वल रेखाओं को विकीरित कर रही थी। महेंद्र पुलक विह्वल होकर मंत्रमुग्ध सा बैठा रहा। घंटी बजी। दिल्ली को जाने वाली गाड़ी के आने की सूचना देते हुए सिग्नल डाउन हुआ। सामने रक्त आकाशद्वीप के बदले हरे रंग का प्रकाश जल उठा। यह हरित आलोक महेंद्र के मानसपट में साड़ी के गुलाबी रंग के साथ मिलकर एक स्निग्ध शुचि सौंदर्यलोक का सृजन करने लगा। थोड़ी देर में दूर ही से गाड़ी का सर्च लाइट दिखाई दिया। चश्माधारी महाशय महेंद्र के जगाने पर फड़फड़ाते हुए उठे। कुलियों ने सामान संभाल लिया। भग भग करती हुई गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ लगी। बड़ी भीड़ थी। चश्माधारी सज्जन को महिलाओं के साथ कुली लोग इंजन के उल्टी ओर बहुत दूर तक ले गए। कहीं स्थान न पाकर अंत में एक डिब्बे में जबरदस्ती घुस गए। महेंद्र भी उन लोगों के साथ साथ जा रहा था, पर जिस डिब्बे में वे लोग घुसे उस डिब्बे में स्थान का निपट अभाव देखकर वह विवश होकर एक दूसरे डिब्बे में चला गया। वहां भी काफी भीड़ थी। किसी प्रकार उसने अपने बैठने के लिए थोड़ा सा स्थान बनाया। गार्ड ने सीटी दी। गाड़ी चल पड़ी। महेंद्र के मस्तिष्क में नाना अस्पष्ट भावनाएं चक्कर काटने लगीं। 2 दिन से उसे नींद नहीं आई थी। आज भी वह अभी तक सो नहीं पाया। इसलिए सोचते सोचते वह ऊँघने लगा। ऊँघते हुए उसने देखा कि गुलाबी रंग की साड़ी द्रौपदी के चीर की तरह फैलती हुई अकारण सारे आकाश में छा गई है। सहसा 2 स्थानों पर वह गगनव्यापी साड़ी फटी और उन 2 छिद्रों से होकर 2 वेदनाशील, तीक्ष्ण, उज्ज्वल आंखें तीर की तरह प्रखर वेग से उसकी ओर धावित होकर एक रूप में मिलकर एक बड़ी आंख के आकार में परिणत हो गईं। वह बड़ी आंखें उसके शरीर को छेद कर उसके हृदपिंड को छूकर फिर ऊपर आकाश की ओर तीर की तरह छूटीं और आकाश में फैली हुई गुलाबी साड़ी में जा लगीं और फटकर फिर से 2 सुंदर किंतु करुणाविकल आंखों के आकार में विभक्त हो गईं। टुंडला स्टेशन पर गाड़ी ठहरने पर महेंद्र पूर्णत सचेत होकर बैठ गया। चश्माधारी महाशय दोनों महिलाओं को साथ लेकर कंपार्टमेंट से बाहर उतरे और सामान को कुलियों के हवाले करके उनके साथ बाहर फाटक की ओर चले। महेंद्र ने अपने कंपार्टमेंट से अपनी विश्वविजेनी को देखा। वह इस उत्सुकता में था कि एक बार अंतिम समय के लिए दोनों की आंखें चार हो जावें, पर न हुईं और गुलाबी साड़ी से आवृत सजीव प्रतिमा व्यस्त विह्वल-सी आगे को निकल गई। टुंडला से गाड़ी छूटने पर महेंद्र के कानों में चश्माधारी सज्जन के ठठाकर हंसने का शब्द गूंजने लगा। उसके अदृष्ट का चिरव्यंग्य पुकार मानो बार बार कहता था, हा हा, आप भी बड़े मजे के आदमी हैं, खूब।